नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी साथ ही विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर आदि सभी विषयों के लिए यह चैनल कारगर सिद्ध होने वाली है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं चंद बरदाई की जीवन, साथ ही रेवा तट, जो कि यूजीसी नेट यूनिट 5 में लगी हुई है। इसका परिचय देखते हुए हम पढ़ने वाले हैं रेवा तट, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। चंद बरदाई, इनका जीवन वृत्त। सबसे पहले इनका जन्म होता है लाहौर में 1168 ईस्वी में। कब होता है? लाहौर में 1168 ईस्वी में होता है। और चंदबरदाई भट्ट जाति के जगात गोत्र के थे। इनके पूर्वज पंजाब में रहते थे। कहता है चंदबरदाई की 2 पत्नियां कमला और गोरन थी, जिससे 10 बेटे सूर, सुंदर, सुजान, जलहण, वल्लभ, बलभद्र, केहरी, वीरचंद, अवधूत, गुणराज तथा एक पुत्री राजाबाई थी। यद्यपि बहुत विद्वान इससे सहमत नहीं है, मतलब ये बात कहीं ना कहीं त्रुटि मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके विषय में कहा है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा भी गया है। आगे कहता है चंद बरदाई का मूल नाम बलिद और अन्य नाम पृथ्वीराज था। ये इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। बलिद क्या है? इनका मूल नाम है। चंद बरदाई दिल्ली के अंतिम सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान के सामंत और राजकवि के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या राजकवि कहने का मतलब है जो चंद बरदाई रहते हैं वो महाराज पृथ्वीराज चौहान के समकालीन या उसके सामंत के रूप में माने जाते हैं। साथ ही यह भी प्रसिद्ध है कि जो चंद बरदाई रहते हैं वो पृथ्वीराज चौहान के दोस्त रहते हैं, साथ ही समकालीन उसके राजकवि के भी रूप में ठहरते हैं। कहते हैं मानो तो यह भी जाता है कि चंद केवल पृथ्वीराज के राजकवि या सामंत ही नहीं बल्कि उनके अनन्य सखा भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण आदि इनके अनेक विधाओं में पारंगत थे, मतलब ज्ञान था। एक प्रसिद्धि यह भी है कि चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और मृत्यु भी एक ही दिन। चंद बरदाई को जालंधरी देवी की कृपा प्राप्त थी, जिसके कारण ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे, मतलब उनकी जो रचना करने की क्षमता थी वो काफ़ी अद्वितीय थी। चंद बरदाई की प्रसिद्धि का कारण उनके द्वारा रचित 2500 पृष्ठों का एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि चंद बरदाई को जो प्रसिद्धि मिली थी उसका मुख्य उद्देश्य या जो कारण है वह है पृथ्वीराज रासो। जैसे कि इसके ऊपर भी हमने पढ़ा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वह हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी मानते हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में कुल 69 समय, कितने 69 समय, जिसको सर किया अध्याय कह सकते हैं, तथा 68 छंदों का प्रयोग है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्या कहता है ये 68 छंदों का प्रयोग है। इसमें मुख्य छंदों में कवित, छपई, दोहा, तोटक, तोमर, गाहा, आर्य आदि हैं। लेकिन इसका जो एक बार प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया था
वो इसका मुख्य छंद में कविता सबसे पहले आएगा, जो कि 2023 में क्वेश्चन पूछी गई थी। आगे कहता है कि पृथ्वीराज जो समकालीन थे चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य मूलतः वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर? मतलब वीर रस और श्रृंगार रस का प्रयोग करते हैं। यहाँ से हम सभी का इम्पोर्टेंस तथ्य आना शुरू हो जाता है, इसलिए हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्या है यहाँ पर? वीर और श्रृंगार का प्रयोग मिलता है, किंतु अन्य रसों जैसे रौद्र, भयानक आदि का भी अभिव्यंजना की गई है, मतलब प्रयोग में किया गया है, परंतु यहाँ पर वीर रस और श्रृंगार रस का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, मतलब HPD के अनुसार, पृथ्वीराज रासों की रचना शुकी संवाद में हुई है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछी गई है कि पृथ्वीराज रासों को किसने शुकी संवाद कही है, तो इसका आंसर होगा HPD, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि इसका प्रयोग करते हैं। पृथ्वीराज रासों में प्रायः सभी महत्वपूर्ण अलंकार, मतलब जो अलंकार प्रयोग किए गए हैं उसमें है यथा, अनुप्रास, यमक, रूपक, वक्रोक्ति, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, मानवीकरण, विभावना आदि का भी सुंदर एवं सहज प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासों में मूलतः छप्पय छंद का प्रयोग हुआ। क्या? छप्पय छंद का प्रयोग हुआ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा? छप्पय छंद का प्रयोग हुआ है, और इसी कारण चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का राजा भी कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासों को घटना कोश कहकर पुकारा है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज को घटना कोश कहकर पुकारा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्याम सुंदर दास और उदयनाथ तिवारी ने इस महाकाव्य को विशालकाय महाकाव्य कहा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसने किसने कहा? श्याम सुंदर दास और उदयनाथ तिवारी ने। ठीक है, क्या कहा? इसको विशालकाय महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। बाबू गुलाब राय ने पृथ्वीराज रासों को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। क्या कहा है? कि बाबू गुलाब राय ने पृथ्वीराज रासों को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। कैमासवध पृथ्वीराज रासों का एक अति महत्वपूर्ण सर्ग है। क्या है? कैमासवध। जैसे 69 सर्ग है, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सर्ग जो माना जाता है वो कैमासवध माना जाता है। एग्जाम में पूछा भी गया है। शुक्ल जी ने हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त चंद्रवरदाई का एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया था, जो शास्त्री जी को नानूराम भाट से प्राप्त हुआ था। इसके अनुसार चंद के 4 पुत्र थे, जिनमें चौथा पुत्र जल था, है ना। ये काफ़ी बार उपयोग में या फिर चर्चा में आया भी हुआ है। कहा जाता है कि गौरी द्वारा पृथ्वीराज को जब बंदी बनाकर ले जा रहा था, तब चंद्रवरदाई भी अपने खास सम्राट के साथ गए थे और अपने अपूर्ण पुस्तक पृथ्वीराज रासों को अपने पुत्र जल को सौंपकर गए थे। उपयुक्त संबंध में एक उक्ति प्रसिद्ध है, पुस्तक जलहण हथ दे चली गजन रिप काज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वीराज रासों को भाषा पिंगल भाषा है। क्या है? पिंगल भाषा है, जो राजस्थान में ब्रज भाषा का पर्याय माना जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वीराज रासों की भाषा कौन सी है? पिंगल, जो कि राजस्थान ब्रज भाषा का पर्याय माना जाता है, मतलब वहाँ सबसे ज़्यादा प्रयोग में आती है। पृथ्वीराज रासों के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। कितने? 4 संस्करण इसका प्रसिद्ध है। प्रथम संस्करण में कहता है कि इस संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा
काशी से हुआ था। नागरिक प्रचारणी काशी से हुआ था। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस संस्करण में 69 सर्ग तथा 16,306 छंद है। ये 69 सर्ग क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों। उसमें छंद कितने हैं? 16,306 छंद हैं। इसका प्रकाशन 1585 ईस्वी में लिखित प्रतियां के आधार पर किया गया था। कब होता है? 1585 ईस्वी में। द्वितीय संस्करण कब होता है? इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर और बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी में लिखित है। यह संस्करण 7,000 छंदों वाला है। तीसरा संस्करण यह लघु संस्करण है, जिसमें 3500 छंद और मात्र 19 समय सर्ग है। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित है। चतुर्थ संस्करण कहता है, यह संस्करण सबसे छोटा संस्करण है, जिसमें मात्र 1300 छंद हैं। कितने? 1300 छंद हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो की चारों संस्करण में सबसे छोटा कौन है? तो चतुर्थ संस्करण छोटा है, जिसमें 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता को लेकर भी विद्वानों में मतैक्य है, मतलब मतभेद है। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कविराज श्याम सुंदर दास, श्यामदास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि रासों को सर्वथा अप्रमाणिक मानते हैं, मतलब प्रमाणिक है ही नहीं। प्रमाणिक में 4 आते हैं। हम इसको याद किए हैं। मिसमॉक। मिसमॉक का मतलब था मिश्र बंधु। मी से मिस मॉक, स से श्याम सुंदर दास, मिस मॉक, मो से मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और क से कर्नल टोट, जो कि प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है। 4 ऐसे विद्वान हैं जो कि पृथ्वीराज रासो को 4 विद्वान प्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक में अगर देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा, मुनिजिन विजय ने यह माना है। ठीक है। मतलब 4 विद्वान हैं जो कि अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है। पृथ्वीराज रासो ने पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उसका मूल रूप से आजकल उपलब्ध नहीं है। मतलब एक सूचना या जानकारी या ऐतिहासिक के तौर पर कह सकते हैं। एक मत नरोत्तम दास का भी है। उनके अनुसार चंद ने पृथ्वीराज रास के चंद दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासों की रचना की थी, मुक्तक रूप में। ठीक है। उनके इस मत से रासो प्रबंध काव्य नहीं है, कोई विद्वान इत्तेफाक नहीं रखते हैं। डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ घोषित किया था। मतलब डॉक्टर बुलर भी इसको अप्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है, पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्ताक्षर और अनुस्वरांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। कितने? 12वीं शताब्दी का। कौन ये कहते हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है, क्या कहते हैं कि यह मतलब पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का। किसके विषय में? पृथ्वीराज के विषय में। आगे कहते हैं, प्रारंभ में कर्नल टॉड ने रासो की वर्णन शैली तथा काव्य संदर्भ पर रेंज कर इसे 30,000 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। प्रारंभ में बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रंथ का मुद्रण भी आरंभ किया था। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने पृथ्वीराज रासो के बारे में कहते हैं कि हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदनशील स्तरों पर पृथ्वीराज रासो में निखर कर आया है। ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी का, कि क्या कहते हैं, हिंदी का चरित्र है ना पहली बार, मतलब हिंदी में जो चरित्र होना चाहिए वो पहली बार बड़े मोहक, मतलब अच्छे, सुंदर, और भाषा की जो संवेदनशीलता होती है
वो पृथ्वीराज रासो में निखर कर आया है। क्या है? निखर कर आया है। काव्य प्रक्रिया यहाँ पूरी तरह निष्पन्न हुई है, मतलब इस चीज़ को वो उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो एक बहुत ही मार्मिक और सटीक एग्जाम की दृष्टि से, जो कि पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई जो समकालीन रहते हैं उनका जीवन परिचय, साथ ही उसके महत्वपूर्ण तथ्य, और इसको आगे क्लास में पढ़ेंगे रेवा तट, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिलेंगे दोस्तों जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।